नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सीडी जंक्शन के विशेष कार्यक्रम में। और इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे जो अतिथि हैं वो भी विशेष हैं। जी हां, आज हमारे साथ में शहर यातायात प्रमुख माननीय गजानन शिलके सर। आज इनसे हम इस तरह की बात करने वाले हैं जो सवाल कई लोगों के जहन में होते हैं, जो पूछना चाहते हैं लेकिन नहीं पूछ पाते हैं। आज वो आप ही के सवाल सारे के सारे आज हम इनसे करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत जय हिंद, नमस्कार। सर, सबसे पहला ही सवाल मैं आपसे टेढ़ा कर रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम लगते हैं खास करके यातायात वालों पर कि भाई वो सही ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शहर में जिस तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये चीज़ के सिलसिले में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन आज स्पेशल सिर्फ इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो क्या वजह है आपकी नज़र में कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है? अकोला, आप सबको पता है, अकोला एक महानगर है, यानी महानगर पालिका यहाँ पे है। और महानगर पालिका क्षेत्र की या महानगर पालिका जो शहर में है, वहाँ का ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर वो शहर में नहीं है तो बाकी बातें बाजू में रह सकती है कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है या यातायात सुचारू है कि नहीं। ये बात की बात है, क्योंकि अभी डिजिटल ज़माना है, स्वयंचलित ज़माना है। तो ऐसे इसमें कम से कम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए, येलो बेल्ट चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। और सबसे बड़ी बात की जो रोड का जो कैपेसिटी है, हर रोड की एक कैपेसिटी रहती है कि ये रोड पे इतने व्हीकल्स अगर जाते हैं तो वो रोड अपना यातायात सुचारू रख सकते हैं। आज आप देखते हैं कि अशोक वाटिका से लेके तो रेलवे स्टेशन या अग्रसेन चौक तक का जो रोड है, वो रोड पे अपने शहर में जितनी ट्रैफिक चलती है वो उसकी 50% ट्रैफिक वो अकेले रोड पे चलती है। उसके कारण अनेक है कि रेलवे स्टेशन रोड पे है, 2 बस स्टैंड्स है, बड़े बड़े मैदान, खेल के मैदान है, जो भी मेन ऑफिसेस है अपने अकोला शहर के, वो एडजॉइनिंग रोड पे है। उसके बाद में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है। तो अपने अकोला शहर में जितने भी ऑटो है, ये भी एक जानना जरूरी है कि अपने अकोला शहर में कितने ऑटो है। तो मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 6 से साढ़े छः हज़ार ऑटो ये शहर में चलते हैं, जो कि अपने शहर का पॉपुलेशन और ये बाकी डिमांड देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा ऑटो यहाँ पे दौड़ते हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि उसमें से 60% ऑटो खाली ये रोड पे दौड़ते हैं, और अभी वही रोड पे अपना फ्लाईओवर का काम चालू है। तो ये सब जियोग्राफिकल प्रॉब्लम और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके वजह से आज ये ट्रैफिक अपने को थोड़ा सा जो दिख रहा है कम ज़्यादा, ये उसके वजह से है। बाकी रहा सवाल ट्रैफिक पुलिस का, तो ट्रैफिक पुलिस तो दिन रात चौक में खड़े हैं। जो भी है, जो ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करने वाले लोग हैं उन पे केसेस कर रहे हैं, जो भी फाइन उनको दे रहे हैं। जब भी ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम आता है तो ट्रैफिक सुचारू करने के लिए भी वो दिन रात वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ये सब बातें हैं। सबसे बड़ी बात उसमें से ये है, आपका जो सवाल है कि ट्रैफिक पुलिस की जवाबदारी तो है, बिल्कुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा या मैं समझता हूँ कि ये जवाबदारी जो है आम नागरिक की भी है, कि जो अगर ट्रैफिक का वायलेशन अगर आम नागरिक कम से कम करता है या ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का अगर वो पालन करता है, तो ये सब जो यातायात सुचारू करने की जो बात है वो आसान हो सकता है। क्योंकि प्रशासन और आम नागरिक ये जब साथ चलते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम उतना सीवियर नहीं होता जितना अपने को दिखता है। हाँ सर, पहला सवाल मैंने ज़रूर टेढ़ा किया है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ बात कि कोरोना के समय भी यातायात पुलिस सज्ज थी और काफ़ी अच्छा काम किया गया है। किस तरह के क्या क्या काम आप लोगों ने किए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं आप। देखो, ट्रैफिक पुलिस ये ऐसी पुलिस है कि अपने पूरे शहर में आप सब लोग देखते हैं, मीडिया वाले देखते हैं, आम नागरिक देखते हैं कि करीब 8 पुलिस स्टेशन अपने शहर में है और अपना काम हर पुलिस करता है। लेकिन विजिबल पुलिस जो है, जो दिखाई देता है, तो दिखाई देने वाला पुलिस एक ही है कि ट्रैफिक पुलिस।
क्योंकि उसकी ड्यूटी उस प्रकार की रहती है कि उसको चौक में जो भी क्राउडेड चौक है अपने शहर के, वहाँ चौक में खड़ा रह के उसको ड्यूटी देना पड़ता है, यातायात व्यवस्था सुचारू रखना पड़ता है। तो आम लोगों को दिखने वाला एक ही पुलिस है, वो है ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस के बिहेवियर पे, हर बात पे, वो यूनिफॉर्म कैसा पहनता है, वो बात कैसी करता है, वो खड़ा कैसा रहता है, वो क्या काम करता है, हर बात पे आम नागरिक की नज़र रहती है। इसलिए उसको भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत जवाबदारी से काम करना पड़ता है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसकी इमेज, और उसकी नहीं तो अकोला पुलिस की इमेज बढ़ेंगी। अगर वो थोड़ा भी बुरा काम करता है तो अकोला पुलिस की और उसकी खुद की इमेज और पुलिस की इमेज उसमें ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा ट्रैफिक पुलिस को सेंसिटाइज करते रहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि आप क्या यानी क्या हो, लेकिन आप अकेले खड़े रहते हो, लेकिन आपको देखने वाले हजारों लोग दिन में वो चौक से गुजरते हैं और आपकी हर एक्टिविटी पे और नज़र रखते हैं। इसलिए टर्नआउट से लेके तो हर बात पे और ट्रैफिक पुलिस पे ख्याल रहने की वजह से उनको सेंसिटाइज करने का ये मेरा रहता है। तो मैं ऐसा कुछ अलग करना नहीं है, आप ड्यूटी करते करते जो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एखादा बुजुर्ग, एखादी महिला है या बुजुर्ग एखादा आदमी है, उसको अगर रोड क्रॉस करना है तो आप उसको मदद कर सकते हैं। आपने बहुत बार मीडिया में सुना होगा कि जो भी मोबाइल बोलो, पॉकेट बोलो, या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, या वो अगर गुम हो जाते हैं घाई गर्दी में, या गड्ढे है रोड पे, उसमें से व्हीकल जाता है तो बहुत बार वो मोबाइल गिर जाता है किसी से, बहुत बार पॉकेट गिर जाता है। तो ऐसा अगर हमारे कोई ट्रैफिक वालों को मिलता है तो उसका वो ढूंढ के पूरा उसको वो वापस करता है। तो ऐसे बहुत बार, ऐसे करीब करीब मैं जब से चार्ज लिया मुझे याद है कि 6-7 मोबाइल हमने वापस किए, 2-3 लेडीज़ पर्सेस वापस किए, जेंट्स की 3 पॉकेट वापस किए, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको मिले थे वो वापस किए। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आम नागरिक में, हालांकि वो उसकी ड्यूटी कर रहा है, कुछ अलग काम नहीं कर रहा है या कोई उसको ये नहीं, लेकिन आम नागरिक के दिल में कुछ ना कुछ उसके लिए एक संभावना, एक अच्छी भावना उसके प्रति ये होती है। उसके बाद में कोरोना के टाइम जब भी जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से हमको आए हैं, फॉर एग्जांपल पिछले साल के सितंबर अक्टूबर में एकदम से कोरोना का ग्राफ चढ़ गया था, वो पीक उसमें आ गया था। तो उस टाइम महाराष्ट्र सरकार ने माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, यानी मेरी फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुहिम चलाई थी। तो हिसाब से हमने ऐसा, क्योंकि उस दिन लॉकडाउन निकल गया था, रिलैक्सेशन आ गया था, तो ऑटो में पैसेंजर की संख्या बढ़ने की वजह से हमारे ऐसे ख्याल में आया कि ये बहुत बड़ा मीडिया हो सकता स्प्रेड का, कोरोना स्प्रेड का। इसलिए फिर हमने सोचा कि कम से कम ऑटो में अगर अपन ने मास्क कंपलसरी किए तो इसका स्प्रेड थोड़ा सा कम हो सकता है। इसलिए फिर हमने नो मास्क नो सवारी ये मुहिम छेड़ी थी। वो मुहिम का बहुत अच्छा माननीय सीएम साहब ने, माननीय गृह मंत्री साहब ने, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसपी साहब ने उसकी बहुत अप्रिसिएशन किया, माननीय जिलाधिकारी साहब ने उसको अच्छा। और उसके बाद वो मुहिम पूरे राज्य भर में गई थी, यानी अकोला पैटर्न करके वो राज्य भर में गई। तो उसके बाद में वो अलग अलग इसमें जैसा नो मास्क नो पेट्रोल, नो मास्क नो राशन, नो मास्क नो बुक सर्विस वगैरह, ये सब अपने जो यूनियंस या सामाजिक संस्थाएं उनको साथ में लेके वो कोशिश किया। तो एक माहौल बनता है। अब देखो हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, हम कोई समाज कार्यकर्ता नहीं है या कोई बाकी कोई हमारा ये नहीं, हम तो हमारी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसको एक मुहिम बना के अगर किया, आम आदमी को उसमें अगर शामिल करके लिया तो उसमें सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा रहता है। ये ऐसा मेरी धारणा है। इसलिए फिर उसमें जब भी ब्लड की ज़रूरत गिरी, माननीय सीएम साहब ने आह्वान किया कि वे कोरोना की वजह से ब्लड जो अपना स्टोरिंग है वो बहुत कम है, तो तुरंत हमने ब्लड कैंप लिया। हमारे कर्मचारी और उनके कुटुंबियों ने ब्लड डोनेशन कैंप लिया। उसके बाद में ऑटो वाले, बहुत बार हमने देखा कि ऑटो वाला उसका एक्सीडेंट के प्रमाण कम करने के लिए उसका विजन अच्छा होना जरूरी है। बहुत बार ये बेचारे आए, यानी उनका जो आँख है वो चेक करते नहीं है, तो हमने आई कैंप लिया ऑटो वालों के लिए। उसका भी माननीय गृह मंत्री साहब ने ये दोनों मुहिम का अच्छा अप्रिसिएशन किया। तो ऐसे जैसी जैसी ज़रूरत मिली, अभी आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि अभी ये, हालांकि ये जो लॉकडाउन चालू है उसमें बहुत बार
यानी आधा फ्री है तो आधा लॉकडाउन है। यानी बसेस चालू है, ट्रेन चालू है, 5 बजे तक एसेंशियल गुड्स की दुकानें चालू है। बाहर के लोग, किसान लोग या खेड़े गाँव के लोग आते हैं गांव में, शहर में अपने कुछ गरीब लोग हैं, तो उनको बहुत से लोगों को मास्क नहीं तो हम मास्क दे रहे हैं, जिसको पानी अगर उपलब्ध नहीं है तो हम पानी की बोतल दे रहे हैं। अब ये कोई अलग टाइम निकाल के हम ये करते नहीं हैं। हमारा जो ड्यूटी टाइम है, हमारी पेट्रोलिंग चलती है, हमारे लोग चौक में खड़े रहते हैं, तो उसमें हम खाली उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये भी हम हमारा पैसा खर्चा करके कर नहीं रहे, जो सामाजिक संस्थाएं हमको देती है उसमें से हम उसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको आम पब्लिक में जाके कर रहे हैं, उसका मुहिम का रूप दे रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा अप्रिसिएशन उसका हो रहा है। सर, अभी कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है अकोला में, क्या वजह मानते हैं आप कि कोरोना क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह ज़्यादा है इसमें? अभी ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोरोना अपने महाराष्ट्र में, अपने देश में आके करीब करीब 1 साल आज हो गया है। कोरोना बढ़ने के कारण सबको पता है। कोरोना को अगर रोकथाम करना है तो क्या करना है, ये भी सब आम पब्लिक को पता है। ये प्रशासन हो गया या जो भी यंत्रणा हो गई, उसमें सब यंत्रणा आ गई, आरोग्य यंत्रणा, पुलिस यंत्रणा, जो भी प्रशासकीय यंत्रणा है, मनपा, महसूल, उनका जो टारगेट है या उनको जो करना है, जो शासन ने उनको प्रोग्राम दिया है या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो भी करना है वो यंत्रणा कर रही है। लेकिन मेरे ये माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेंगी आम पब्लिक को कि खाली प्रशासन ने करके ये कभी भी कोरोना कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक आम पब्लिक, आम आदमी इसमें सहभागी नहीं होगा। और जो भी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस सरकार ने बोले हैं, प्रशासन ने बोले हैं, उसका अगर पालन करेंगे तो ही ये कोरोना कम हो जाएगा। कोरोना का सबसे बड़ा स्प्रेड होने का जो कारण है वो है गर्दी। तो गर्दी कम करने के लिए प्रशासन लॉकडाउन लगाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी आज शनिवार रविवार संचारबंदी के अपने प्रशासन ने घोषणा किया था, तो कल शुक्रवार को दिन भर गर्दी रहे। क्यों? यानी गर्दी टालने के लिए लॉकडाउन लगाते हैं। तो अब शनिवार रविवार बंद है तो लोग यानी पूर्व तैयारी कर लेते हैं लोग। अब हालांकि लोगों ने क्या करना चाहिए कि सोमवार से शुक्रवार रिलैक्सेशन था, तो जिसको जो भी लगता है वो सोमवार से शुक्रवार तक गर्दी ना करते हुए वो अपना जो भी आवश्यक चीज़ें वो खरीद आना था। लेकिन वैसा नहीं करेंगे, शुक्रवार को गर्दी करेंगे। तो ये छोटी छोटी जो इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन बोलते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आम पब्लिक ने ये करना चाहिए। और आखिर में कोरोना हुआ तो तकलीफ आम लोगों को होने वाली है, उनके फैमिली को होने वाली है। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, सिंपल रिस्ट्रिक्शंस है, क्या करना है कि गर्दी में जाना नहीं है। अगर जाने का काम करा तो मास्क पहनना है। अगर गर्दी में आप गए, बाहर है, तो आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है। घर में आने के बाद में हाथ धोना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मास्क लगाना है। और अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो टेस्ट करके वो उपचार करना है। बाकी कोरोना है क्या। सर, आपके डिपार्टमेंट पर ये आरोप लगता है कि एक प्रतिबंधित समय होता है जब भारी वाहनों को शहर में इजाज़त नहीं होती है। ऐसे समय अगर भारी वाहन आते, बीच में एक हादसा भी हुआ है जिसमें एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है, तो क्या वजह है सर, क्यों ऐसे भारी वाहन प्रतिबंधित समय में प्रवेश किस तरह मिलता है? क्या कोई साठगांठ होती है, क्यों होता है? इस तरह का भी सवाल एक आम नागरिक पूछते हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अगर जवाब दें तो लोगों को पता चले क्या वजह है। अपने पिछले 10-12 सालों से माननीय कलेक्टर साहब और कुछ ऑर्डर्स माननीय एसपी साहब के इससे कुछ रोड्स पे कुछ पर्टिकुलर समय में अपन ने हेवी व्हीकल्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए। आप सबसे पहले ये बात समझ लेना चाहिए कि हेवी व्हीकल किसको बोलते हैं। तो 12 टन के ऊपर जो बोझा ढोते हैं उनको हेवी व्हीकल्स बोले जाते हैं। अब हर आम आदमी की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन हेवी व्हीकल की डेफिनेशन ये है। तो ये जो बड़े बड़े ट्रक्स है, ये स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ 99% ये 1 से 4 के बीच में चलते हैं। दोपहर में 1 से 4, क्योंकि मेन रोड है अपना, वो स्टेट हाईवे है, यानी आकोट की तरफ से आने वाले जो इधर आते हैं वाहन, वो स्टेट हाईवे है। तो वो स्टेट हाईवे पे जो भी ट्रक्स वगैरह या हेवी व्हीकल्स आते हैं वो उनको 1 से 4 के बीच में हम छोड़ते हैं, और रात में 9 के बाद में। तो ये 1 से 4 के बीच में हादसा अगर होता है तो उनको तो वो हेवी व्हीकल्स को छोड़ना पड़ता है, और उस टाइम में उनको नहीं छोड़ा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी एमआईडीसी में अलग अलग रॉ मटेरियल के ट्रक्स रहते हैं, उनको जाना है।
उसके बाद अपने शहर के चारों कोपरे में रोड्स के काम चालू है, फ्लाईओवर का काम चालू है। उसके बाद में जो एसेंशियल गुड्स के ट्रक रहते, व्हीकल्स रहते, उनको छोड़ना है। उसमें राशन के ट्रक है, उसमें सीमेंट के ट्रक है, उसमें खाद के ट्रक है, उसके बाद में लोहा है, बाकी की बातें हैं। उसके बाद में जो गिट्टी है, मुरूम है, जो बांधकाम के लिए यूज़ होने वाले मटेरियल है, उनको ऐसा अपन पर्टिकुलर समय नहीं छोड़ सकते। उनको दिन रात उनको परमिशन रहती है, क्योंकि नहीं तो फिर तो काम बंद गिर जाएगा। तो ये सब बातें हैं। हेवी व्हीकल बोले तो ट्रक दिख गया कि हेवी व्हीकल, वैसा नहीं है। लोगों की सर मानसिकता यही है कि अगर ट्रक दिख गया तो हैवी है भाई, और ये जड़ वाहन में आ जाता है, भारी वाहनों में आ जाता है, तो इसको कैसे छोड़ दिया। लोगों की एक मानसिकता यही है। मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था कि जो आपने अभी भी बताया कि भारी वाहन किसे कहा जाता है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए कि भारी वाहन किसे कहते हैं, ना कि सिर्फ ट्रक दिख गया तो फिर समझ ले कि भाई ये भारी वाहन है, ये अंदर कैसे आया करके। सर जैसे अभी यातायात की समस्या को सुचारू बनाने के लिए बीच में हम आपसे जब बात किए थे तो आपने बताया था कि पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक संक्षिप्त में अगर बता दें। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अपने महानगर पालिका का निर्माण होकर करीब करीब 20 साल आज हुए हैं, 21वां साल चालू है। तो ये 21 साल में बीच में हमको भी पता नहीं था, लेकिन ट्रैफिक विभाग में आने के बाद में हमने इसकी लेखी पूछताछ महानगर पालिका से किया, तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि महानगर पालिका ने हमको लेखी उत्तर ऐसा दिया कि अधिकृत एक भी पार्किंग स्थल अपने अकोला शहर में नहीं है, एक भी नहीं, नॉट ए सिंगल। उसके वजह से बहुत सारे जो मोटरसाइकिल है और जो कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो रास्ते पे पार्क किए जाते हैं। उसके वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा सीवियर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं आपको पहले बोला कि अपने शहर में करीब करीब 6 से साढ़े छः हज़ार ऑटो चलते हैं, और वो ऑटो को अधिकृत ऑटो स्टैंड अब तक एक भी नहीं है, एक भी नहीं। ये मुद्दा हमने जो अपना जिला रोड सुरक्षा समिति रही थी, उसमें मैंने खुद उठाया था। तो माननीय कलेक्टर साहब ने एक हमको सूचना दिए थे कि आप सब लोग, यानी मैं, उसमें ARTO साहब है, महानगर पालिका का अधिकारी है, तो आप पूरे शहर में आप एक सर्वे करो, और वो सर्वे करने के बाद में आपको जहाँ भी उचित लगता है कि जो महानगर पालिका की जगह है या शासन की जगह है, तो ऐसी वहाँ पे अगर आपको ऑटो स्टैंड के लिए और पार्किंग के लिए उपयुक्त तो जो भी जगह लगती है, वो जगह आप लेखी स्वरूप में चारों एक प्रस्ताव साइन करके एक प्रस्ताव महानगर पालिका को भेजो, उसकी एक कॉपी हमको दो। तो करीब करीब 6-7 महीना पहले हमने ऐसा सर्वे किया, और अपने अकोला शहर में करीब करीब 20 पार्किंग स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किया, और वो लेखी स्वरूप में वो हमने प्रस्ताव महानगर पालिका को दिया है। अभी 2-3 महीने पहले जो महासभा हुआ है उसमें वो प्रस्ताव का पारित भी हुआ, वो अपने मिनट्स में भी आ गया। अभी खाली उसमें अंतिम आदेश आना बाकी है। वो अंतिम आदेश अगर आ गया और जो प्रक्रिया लगती है एखादा पार्किंग स्पॉट डेवलप करने के लिए, वो अगर हो गई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो उसके बाद में समस्या अपने बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। जो ऑटो आज इधर उधर खड़े दिखते हैं आपको, तो वो ऑटो स्टैंड पे जो उनको खड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई के लिए वो पात्र रहेंगे। तो थोड़ा सा आज जो 100% या जो कुछ ये बहुत बड़े मायने में जो अस्त व्यस्तपना दिख रहा है ऑटो का और बाकी लोगों का, वो कहीं ना कहीं सुधर, कहीं वो इसमें आ जाएंगे। सर और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है सर? आपने कई तरह के उपक्रम चलाए हैं लोगों के अच्छे के लिए भी, और आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी उपक्रम चले हैं जो प्रशंसनीय भी रहे हैं, लोगों ने भी तारीफ़ की है। अभी और किस तरह के उपक्रम आप भविष्य में करने वाले सर? नहीं, मैं पहले बोला कि हम सोच के कुछ नहीं करते। उस टाइम की जो ज़रूरत रहती, जैसा मैंने आपको 2-4 उपक्रम कोरोना के बताए, तो उस टाइम का जो शासन के निर्देश है और जो लोगों को ज़रूरत है और हमसे संबंधित है, मैं बाहर हमारे डिपार्टमेंट के या मुझे जो ड्यूटीज़ दिया है या मुझे जो जवाबदारी दिया है, वो जवाबदारी के बाहर जाके कभी मैं कुछ करने की नहीं सोचता। मैं आज एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ, थानेदार हूँ, तो मैं वो बाउंड्री में रह के काम करूँगा। आज मैं ट्रैफिक का इंचार्ज हूँ, तो मैं वो बाउंड्री में रह के काम करना। जैसा अभी मैंने नो मास्क नो सवारी ये किया, क्या है उसका उद्देश्य कि ऑटो में जो भी लोग बैठते हैं, ऑटो चालक ने भी मास्क पहनना चाहिए और लोगों ने भी मास्क पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि शासन के निर्देश है, और उसके बाद में कोरोना की रोकथाम करने के लिए। जैसा मैंने ब्लड कैंप लिया, तो CM साहब ने आह्वान किया था, इसलिए ब्लड कैंप लिया। ये खाली अभी जैसा मैंने बुलेट की एक मुहिम छेड़ी है, बुलेट का भी काफ़ी जो एक शोर रहता है, जो युवा लोग खास करके बुलेट को
फटाकों की आवाज़ के साथ चलाते स्पेशल साइलेंसर बदलते हैं, तो सर वो भी थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो ये बुलेट की मुहिम लोगों ने बहुत उसको नवाजा, बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन उसमें वो बात की है कि उसमें बहुत तकलीफ हमको पहले भी हुई, अभी भी हो रही है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन हम हमारे हिसाब से जितना भी हो सके उतना वो, क्योंकि 200-250 बुलेट आज अकोला शहर में, मैंने एक इन्फॉर्मेशन लगाई, रफ इन्फॉर्मेशन निकाली, तो पता चला कि करीब करीब 250 के आसपास, 250-300 के आसपास कुछ बुलेट आज अकोला शहर में है। और उसमें से 80%, मैं बोल रहा हूँ, मैं जब मुहिम शुरू किया था तो 80 नहीं 90% बुलेट के साइलेंसर बदले हुए थे। और जो डुप्लीकेट साइलेंसर जिसको बोल सकते हैं ना, ओरिजिनल के अलावा उसमें इंदौरी, पंजाबी, अलग अलग टाइप के साइलेंसर है। तो उसमें ज़्यादातर यानी 100 में से 80 लोग ये यूथ लोग हैं, बुलेट चलाने वाले युवा लोग ज़्यादा है। और युवा लोगों में एक प्रकार का क्या बोलता होगा, पैशन है या बोलो, या स्टाइल मारने के लिए वो यूज़ किया जाता है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। आजकल के युवा यही चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो वो, लेकिन उनकी स्टाइल होती है, लेकिन लोगों को तकलीफ होती है। तो मुझे ऐसा कुछ ओरली और कुछ लिखी ऐसी तकरारें प्राप्त हुई। और जब मैं घूमता हूँ, पेट्रोलिंग करता हूँ, तो मुझे वो ख्याल में आया कि कभी कोई बुलेट मोटरसाइकिल का, बुलेट इसलिए मैं एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ कि मैक्सिमम 99% वही गाड़ी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो टू व्हीलर का मैं नाम लूँगा। ऐसी कुछ टू व्हीलर शहर में है, मैंने देखी कि जिसकी इतने बड़े आवाज़ में साइलेंसर, बदले हुए साइलेंसर की आवाज़ है कि जो ज्येष्ठ ओल्ड एज के जो नागरिक है, ज्येष्ठ नागरिक है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते। तो फिर मैंने वो मुहिम छेड़ी और करीब करीब अभी तक 60-62 मोटरसाइकिल के यानी खास करके बुलेट के साइलेंसर हमने चेंज किए। साइलेंसर चेंज करके रुके नहीं हम, वो साइलेंसर हमने हमारे पास रखे हैं। और उसके बाद में उसको जो भी मोटर व्हीकल के सेक्शन से फाइन है वो भी किया। और हमने अभी आपको बता दो कि विद्यमान कोर्ट को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि जो साइलेंसर हमने हमारे पास रखे हैं वो साइलेंसर हमको नष्ट करने का आप परवानगी दीजिए। क्योंकि वो साइलेंसर मैं अगर वापस देता हूँ, फिर से वही साइलेंसर वो लगेगा, फिर से वही चालू हो जाएंगे। तो उसका साइलेंसर निकाल के हमको कुछ वो हासिल नहीं होने वाला जो हम चाहते हैं। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी आपने अलग अलग मुहिमें ली है, दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, लेकिन फैंसी नंबर प्लेट को लेकर जिस तरह से अभी भी चाहिए उतना नहीं है। अभी भी लोग अगर किसी का एक्सीडेंट करके भागते हैं तो वो नंबर ही समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ कोडवर्ड में लिखे हुए होते हैं, वो भाऊ, डॉन, ये दादा, इस तरह के कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो इन पर किस तरह की कार्रवाई अब तक के जिस तरह की चाहिए बीच बीच में होती है? हेलमेट को लेकर भी कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन ये रेगुलर क्यों नहीं रह पाती है? देखो, ट्रैफिक विभाग की मैं आपको बता दूं, ये तो फैक्ट है कि मैन पावर बहुत कम है, लेकिन मैं वो मैन पावर का कारण नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिक जो ड्यूटी है ट्रैफिक पुलिस की बेसिक ड्यूटी, वो भी अकोला जैसे शहर में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे शहर में हम सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ट्रैफिक रेगुलेशन, यातायात व्यवस्था सुचारू होना चाहिए। उसमें हम ज़्यादा ख्याल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम वक्त उसमें बिताएंगे। उसके बाद में हमारा उससे कनेक्टेड जो भी बंदोबस्त है पुलिस के, एक आधा VIP आता है, कोई बड़े नेता आते हैं, कोई बड़ा त्यौहार आता है, या वो ऐसे जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को रोड बंदोबस्त जहाँ पे आया वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का संबंध है। सेकंड प्रायोरिटी हमारी उसकी है। थर्ड प्रायोरिटी हमारी जो भी ट्रैफिक का वायलेशन होते हैं उस पर दंडात्मक कार्रवाई, और उसमें फिर ये आता है, उसमें का एक भाग है खाली है। हर बात हम कंटिन्यू नहीं कर रख सकते। जैसा हेलमेट, मैंने हेलमेट की मुहिम शुरू किया तो स्टार्टिंग में बहुत हमको विरोध हुआ कि नहीं ये क्या चालू किया, नया तुगलक के आदेश वगैरह ये हो, शहर में नहीं होना वो करके हमने जन भावना देख के हमने शहर में स्थगित किया। क्योंकि हम भी समझते हैं कि रोड ख़राब कंडीशन होने से ज़्यादा तेज़ यहाँ पे मोटरसाइकिलें वगैरह नहीं चलती, तो हमने, लेकिन अभी भी हम बाहर में हेलमेट की केसेस डेली बेसिस पे हम करते हैं। अलग अलग रोड पे डेली 1-1.5 घंटा हम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दिन भर हम वो हेलमेट की केसेस करते बैठे। ये भी सही है कि एक ही चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और हर तरफ ध्यान देना होता है। पर्टिकुलर एक ही चीज़ को अगर आप टारगेट करेंगे तो बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी जो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे फैंसी नंबर प्लेट की वही बात है। अब मैं आपको ये बता दूं, आपने सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन मेरा आपके माध्यम से आम पब्लिक को एक क्वेश्चन है कि ये मानसिकता आप बदलो ना।
आप प्रशासन की हर बात में प्रशासन ने कोई कंपल्शन करना चाहिए, प्रशासन ने कोई मुहिम करना चाहिए, प्रशासन ने आपको बताना चाहिए। अब ये साइलेंसर आपकी अगर कोई बुज़ुर्ग, आपके पिताजी है, आपकी कोई ओल्ड एज लेडी है, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको तकलीफ होती नहीं क्या बड़े आवाज़ के साइलेंसर की? क्यों लगाते हैं आप? क्यों लगाते हैं? किसी ने कौन सी गाड़ी यूज़ करना चाहिए, उसकी अपना अपना पर्सनल अधिकार है, लेकिन उसका साइलेंसर बड़े आवाज़ का साउंड पोल्यूशन करने वाला, आम नागरिक को की शांतता सुव्यवस्था को भंग करने वाला, अगर ऐसा साइलेंसर आप स्टाइल समझ के अगर यूज़ कर रहे हो, ऐसा साइलेंसर की गाड़ी आप दौड़ा रहे हो और लोगों को तकलीफ दे रहे हो, तो ये मानसिकता बदलना चाहिए ना। वैसे फैंसी नंबर प्लेट की है, ये दादा भाऊ काका मामा ये क्या है? ये काहे के लिए? कोई भी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन नंबर देने में क्या उद्देश्य है प्रशासन का? तो ये बातें पता नहीं कि रहती है क्या? लेकिन अब समाज में कुछ लोग रहते हैं तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये बातों में ख्याल करना चाहिए। और ये जो बातें हैं जिसमें वायलेशन है कोई भी लॉ का, लॉ आपके लिए बनाए हैं, खाली वो लॉ हर बात। अब मैं आपको बता दूँ, करीब करीब 300 350 मोटर व्हीकल सेक्शंस है, पुलिस मैनुअल, बॉम्बे पुलिस एक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये सब इतने सारे कायदे बने हैं, तो हर कायदे में पुलिस काम कर सकती है क्या? पुलिस बस एक ही काम करेंगे क्या कि वह फैंसी नंबर प्लेट ही पकड़ते बैठेंगे क्या? साइलेंसर ही पकड़ते बैठेंगे क्या? हेलमेट की केसेस कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं रहता। यानी सीधा सीधा है कि हम जो जनता है सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अगर हम खुद नियम का पालन करेंगे तो ये इनको इस तरह की मुहिम चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलमेट के बारे में अगर कहा जाए तो ये हमारी सेफ्टी के लिए, इससे हमारी ज़िंदगी के साथ जो ज़िंदगियाँ जुड़ी है उनके लिए भी ये बेहतर है कि हम हेलमेट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर इस तरह की फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं, कल को अगर कोई और भी इस तरह की करता है और खुदा ना खास्ता आपके घर के किसी व्यक्ति को वो चोट पहुंचाता है, तो आप उसे कैसे टैली करोगे कि कौन सा नंबर वाला था, कौन था करके? तो ये नियम आपको भी लागू होते हैं। जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं वो चीज़ आप अपने पर भी अगर उसको आजमाते हैं और अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों से हमें निजात मिल सकती है। सर, एक थोड़ा पर्सनल सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। आपको गाने का भी काफ़ी शौक़ है, हमने सुना है, तो कुछ ऐसा एक आधा गाने की कुछ लाइन सर अगर हमारे दर्शकों के लिए आप सुना दे तो। नहीं, मैं एक सिंगिंग ये मेरी पर्सनल हॉबी है। इसलिए मैंने पर्सनल कहा है सर, पर्सनल सवाल था वो। ये मेरी पर्सनल हॉबी है और मैं जनरली, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पुलिस ऑफिसर रहा तो भी एक आदमी हूँ। ये कि भाई ये जैसे ऊपर से सख्त है, अंदर से हमारी तरह ही है, और ये सख्त हमारे लिए ही होते हैं कई बार। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जो दिल में एक इच्छा होती है इंसान की, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक कलाकार को भी अपने अंदर भीतर जिंदा रखा है और गीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को ये हमेशा व्यक्त करते रहते हैं। मैं ये बोलना चाहता था कि मैं जब भी यूनिफॉर्म पे रहता हूँ या जब भी ऑफिशियल कोई इंटरव्यू जाता हो, हर बार मेरे को, क्योंकि मेरे बहुत सारे गाने यूट्यूब पे है, बहुत सारे गाने यूट्यूब पे जो जिसको मैंने रिकॉर्डिंग किया है, पर्सनल रिकॉर्डिंग बोलो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग किया है, ऐसे बहुत सारे गाने। जब भी मैं रिलैक्स रहता हूँ, यानी मैं ये सोचता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपने क्या होगा कि अगर आप एक गाना गाते हो तो वो एक गाना बोले तो रिलैक्सेशन के 10 टैबलेट जैसा है। एक गाना अगर आप अपने मूड में गाते हो तो जितना भी आपके शरीर में तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, वो पूरा निकल जाता है। तो मैं एक पर्सनल हॉबी भी है, और आप समझते हैं कि हमारा स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत सारी बातें रहती कि जो घर में लेके हम स्ट्रेस लेके आते हैं। तो कभी कभी ऐसा कुछ हुआ तो मेरे को दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं गाना गा लेता हूँ मेरे पोर्टेबल माइक में और रिलैक्स हो जाता हूँ। तो इस तरह से मैं ये हॉबी को लेता हूँ। लेकिन जब भी मैं यूनिफॉर्म पर रहता हूँ तो मैं जनरली गाना वगैरह नहीं गाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं बात नहीं। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है उस पर मुझे 2 गानों की, 2 फिल्मी गीतों की लाइनें याद आ रही हैं। तो मैं खुद ही गाऊंगा नहीं, लेकिन लाइनें बताता हूँ कि ट्रैफिक के नियमों को लेकर ही मेरे 2 गीत है। एक तो पहला कि बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम। तो जो इशारे हैं उनको, जो ट्रैफिक के नियम है उसको समझिए। और दूसरा, ए भाई ज़रा देख के चलो, बाएं भी नहीं दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई। तो जब आप जाते हो तो ये सारे नियम को ज़रूरी है कि आप इधर उधर देखकर रास्ता क्रॉस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें आपका कीमती समय दिया सर। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यातायात शहर प्रमुख माननीय गजानन शिलके सर जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और शहर का यातायात किस तरह सुचारू हो सकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जो ट्रैफिक जाम होता है इससे किस तरह निजात मिल सकती है, और जो कहा जाता है कि भारी वाहन बीच में कैसे छोड़े जाते हैं, तो भारी वाहनों की व्याख्या क्या है, किसे भारी वाहन कहा जाता है, ये भी सर से हमने जाना है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी और आप भी ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। फिर नई हस्ती के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।